Okay, so today we are going to discuss the maths paper of ISAT for class 9th. So I have the questions over here. The solutions for some of them I have written it over there. Okay, so that I can explain them. Okay, and few of them I have not written because they're easy and they can be explained orally. Okay, fine. So let's start. तो पहला क्वेश्चन जो कि हमें दिखाई दे रहा है, that is what? Consider the following statements. बिटवीन टू इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो कोई भी दो इंटीजर जैसे कि ले लो 1 और 2, उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. दैट इज वेरी मच ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि ऑन नंबर लाइन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स. तो डेफिनेटली कोई भी अगर दो इंटीजर ले लो उसके बीच में देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, तो ये होगा ट्रू. Next statement is what? Between two rational numbers, there exists infinite number of integers. Now see, this cannot be true. क्योंकि कोई भी दो अगर रैशनल नंबर में ले लूँ तो समझ लीजिए हाफ ले लूँ और 3/4 ले लूँ. ठीक है, तो ये जो दोनों रैशनल नंबर्स है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2 और 3/4, ये क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, तो वो हमेशा 0 और बीच में लाई करेगा. अगर ये दोनों 0 और बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है 1/2 और 3/4, तो उनके बीच में 1 और 2 के 1 कैसे आ सकता है? कोई भी एक इंटीजर कैसे आ सकता है? ठीक है, यानी बेसिकली बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर एक्सिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स. ये जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स. नेक्स्ट है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर एक्सिस्ट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स. ये भी करेक्ट है, वी हैव स्टडीड दिस. ठीक है, 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू है. ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला है बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एक्सिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमारा जो पूरा नंबर लाइन है दैट इज मेड अप ऑफ रियल नंबर्स. अगर कोई भी रियल नंबर दो उठा लो, ठीक है, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हमें मिलेंगे. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो हम ऊपर वाले स्टेटमेंट से व्हाट वी कैन से दैट okay, in the question it is asked which of this is or are not correct. So which is not correct? B is not correct. So our correct answer is only B. ठीक है, next question. This is a formula based question, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि if P be the population of a city and R be the growth rate, then population after n years can be given by P in brackets 1 plus R/100 whole raised to 1/n. This is absolutely true. ठीक है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देखा था कि जो इंटरेस्ट होता है वो आफ्टर ईयर्स वो इंक्रीज होते रहता है, राइट? तो जो जितना पीरियड है उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी डेफिनेटली मोर. तो ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जगह ग्रोथ रेट है, तो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट इफ यू कंसिडर द ग्रोथ रेट. ठीक, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, इफ P इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एंड R इज द डीके रेट. ठीक है, अब ये उसका उल्टा है. हमने काफी तरह के एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे बैक्टीरिया वाला एग्जांपल देखा है कि जो डिक्रीज होता है, या तो फिर हमने स्कूटर वाला एग्जांपल देखा है जिसको हम बेचने जाते हैं आफ्टर 5 years तो उसकी प्राइस ड्रॉप हो गई रहती है. तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला फॉर्मूला. तो दैट इज व्हाट इज गिवन कि द पॉपुलेशन आफ्टर n years विल बी P in brackets 1 minus R/100 whole raised to 1/n. So both these statements are correct, and in the question what is asked, which of the statements given above is or are correct. Okay, तो जैसा कि हमने देखा कि ये ग्रोथ रेट का फॉर्मूला which is very much correct, and this is डीके रेट का फॉर्मूला which is also correct. So which of the statements given above is or are correct? So both 1 and 2 are correct. So option C is the correct answer over here. So C is the correct answer. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है. सो ओवर हियर व्हाट इज गिवन, द पॉलिनोमियल्स ax³ plus 3x² minus 3 and 2x³ minus 5x plus a when divided by x minus 4 leaves remainders r1 and r2 respectively. ठीक है, यानी अगर मैं इस फंक्शन को लूँ और x minus 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा r1, और मैं अगर इस फंक्शन को लूँ डिवाइड बाय x minus 4 करूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा r2. ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या है? विच इज 2r1 माइनस R2 इक्वल्स टू 0. इसकी वैल्यू क्या है ये हमें जानना है. ठीक है, तो बेसिकली हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है 9th में. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम इज व्हाट, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप x माइनस a से डिवाइड करो, जिसमें a क्या है आपका, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सॉरी कोई भी रियल नंबर है, तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा
दैट विल बी पी ऑफ ए। जैसे कि पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स, तो अगर आप पी ऑफ ए करो तो आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या होगा, एक्स माइनस ए से आप डिवाइड करोगे तो, ठीक है। तो सेम चीज अप्लाई करेंगे, पी ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं पी ऑफ एक्स, ठीक है, और इस वाले फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं एफ ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स की जगह मुझे पुट करना है 4। ऑन कैलकुलेटिंग मुझे R1 क्या मिलता है, 64a प्लस 45। सिमिलरली मेरा R2 क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे x की जगह 4 पुट करना रहेगा एंड आई विल गेट R2 एज 108 प्लस a। नाउ ये जो इक्वेशन दिया है उसमें R1, ठीक है, इस ये क्या है, R1 है, पहला रिमाइंडर है मेरा, दिस इज माय सेकंड रिमाइंडर। इस इक्वेशन में मैं अभी पुट करूंगा 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1, बीच में नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन, एंड R2 इक्वल्स टू 0। तो ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट आंसर विल वी गेट, we will get a is equals to 18 upon 127. So this is our correct answer. Now moving on to the next question. Okay, now see, this might be a big lengthy question, but let's see this question properly. What is given? See, following question consists of two statements. इसमें दो statement रहेंगे, assertion and reason. आपको क्या ढूंढना है, you are to examine these two statements carefully and select the answer to this items using the code given below. ठीक है, ए कोड किसके लिए है, अगर ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो आप ए ऑप्शन चूज करोगे। अगर बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, तो आप बी चूज करोगे, ठीक है। तो ऐसे तरह से ऑप्शन दिए। तो असर्शन क्या दिया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ठीक है, और दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड 2q इक्वल्स टू r, ठीक है, ये दोनों चीज दी, देन 2q इज इक्वल्स टू r। तो आपको ये दिखाना है कि 2q इक्वल्स टू r होना चाहिए अगर अल्फा प्लस बीटा को आप 0 लो तो, ओके। और हमें पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें पता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट, सम ऑफ द रूट्स इज व्हाट माइनस बी बाई ए, जिसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, तो हम 0 पुट कर देंगे, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इसमें जनरल फॉर्म इज व्हाट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। तो हमारा बी क्या है, दिस क्वांटिटी, तो दैट मीन्स ये क्या है -2 है, तो बी की जगह आई हैव टू पुट -2। सी many people make mistake over here, माइनस है तो they think कि माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो we just need to put 2. No, माइनस तो it is there in the formula, you have to put the value of b. b क्या है आपका, यहाँ पे प्लस b है बट यहाँ पे -2 है, that means अगर आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो आप लिखते हो एक्स क्यूब प्लस -2x स्क्वायर्ड, ठीक है, यानी प्लस को प्लस कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी आपको b किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, -2 को। दैट मीन्स b क्या है, -2 है, तो b की जगह आपने -2 पुट कर दिया, और a आपका यहाँ पे x क्यूब के पहले क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स देयर इज 1 ओवर देयर, तो 1, तो आपका यहाँ पे गामा मिल जाएगा, गामा इज व्हाट 2, ठीक है। अब एंड वी नो दैट ओके, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, उसे पुट करने से हमें गामा मिला। नाउ लेट्स डू अल्फा बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा इंटू गामा इज व्हाट माइनस डी बाई, यानी आपका डी क्या है, माइनस आर है, तो हमने यहाँ माइनस आर पुट कर दिया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक है, तो अब उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, क्यू है, ये वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्यू, तो 2q, ये सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वी गेट द सेम इक्वेशन जो यहाँ पे दिया था, वी आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन, ठीक है। और ये असर्शन था, और उसका रीजन क्या था कि उसके जो रूट्स है वो दिए हुए यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा सी बाई ए होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हेल्प से हम इस चीज को प्रूव कर सके, दैट मीन्स ए इज ऑल्सो ट्रू एंड बी इज ऑल्सो ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ R is the correct explanation of A. तो यानी option A is the correct answer. Moving on to the next question, ठीक है। Okay, now in this question what is given? See, an edge of a cube measures r centimeter. ठीक है, ये आपका एक क्यूब है जिसके एज कितने हैं, this is r centimeters,
तो दिस इज आर सेंटीमीटर, ओके। हाइट भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, विड्थ भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ क्यूब, तो सब एज सेम ही होने। दैट मीन्स अब देखो, अब उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एन एज ऑफ अ क्यूब मेजर्स आर सेंटीमीटर इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन। अब लार्जेस्ट पॉसिबल कैसे होगा कि जिसका जो डायमीटर है, जो जो जब कोन का डायमीटर जो होगा वो क्यूब के लेंथ से इक्वल होगा, ठीक है, या तो विड्थ जो है वो कोन के डायमीटर से इक्वल होगी, तब हमें और एन इवन जो उसका हाइट है दैट शुड बी इक्वल टू आर, तब जाके हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला कोन मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो कंडीशन हमें याद रखनी कि हाइट उसकी आर होनी चाहिए। पहले तो क्यूब अगर आर हो, तो क्यूब की लेंथ अगर आर हो तो हमारा जो एच है वो आर होना चाहिए और हमारा डायमीटर भी आर होना चाहिए, तब जाके लार्जेस्ट पॉसिबल कोन हमें मिलेगा। तो डायमीटर ऑफ कोन क्या होगा, एच ऑफ द क्यूब, जो कि आर है। हाइट ऑफ द कोन क्या होनी चाहिए, हाइट ऑफ द क्यूब, जो कि आर है, ठीक है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन, अब ये यहाँ पे तो हमने डायमीटर लिखा है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा। डायमीटर अगर r है तो रेडियस क्या होगा, r/2 होगा। तो रेडियस r/2 है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्मूला में रेडियस की जगह r/2 पुट कर देंगे, और हाइट जो है वो r होनी चाहिए, तो हम r पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम जो होगा वो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 1/12 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या दिया था कि देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/12 पाई आर क्यूब, मिला तो है। रीजन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड h इज द हाईएस्ट। ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है, अगर इस फॉर्मूला के अंदर हम ये वाली जो कंडीशन है वो पुट करें, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन क्या मिलेगा, ये, यानी लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होगा, दिस विल बी द आंसर। तो इस केस में भी ए हमारा आंसर है, क्योंकि आर करेक्ट रीजन है हमारे ए के वॉल्यूम के पीछे। सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज यूज्ड, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी इज अ वर्टिकल पोल, ए बी जो है वो वर्टिकल पोल है। द एंड ए इज ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी ए ग्राउंड पे है। सी इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, सी जो है वो मिडल पॉइंट है ए बी का, ओके। सी जो है वो मिडल पॉइंट है ए बी का। अगर मैं पूरे डिस्टेंस को 2x मानूं, तो बी सी एक्स होगा और ये भी सी ए बी एक्स होगा, करेक्ट। देन एंड पी इज द पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, पी जो पॉइंट है वो भी ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। द पोर्शन सी बी सबटेंड्स एन एंगल बीटा एट पी, ये जो पोर्शन सी है वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, बीटा सबटेंड कर रहा है, किसके साथ, एट पी। द पोर्शन सी बी, यानी ये जो पूरा पोर्शन, ये जो सी बी पोर्शन है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बीटा एट पी। एंड ओके, ठीक है। एंड क्या दिया हुआ है, इफ ए पी इज इक्वल्स टू एन ए बी, ए पी जो है इक्वल्स टू एन टाइम्स ए बी, एन टाइम्स, तो ए पी दिया हुआ है आपको, ए पी दिया हुआ है आपको एन टाइम्स ए बी। अब हमने ए बी को तो ऑलरेडी 2x ले लिया है, यानी ए पी हमारा क्या होगा, n इंटू 2x, तो ये होगा 2nx, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें अभी देखते हैं, नाउ वी विल सी, देखो इन ट्राइंगल ए पी सी, तो ए पी और सी के अंदर, यानी इस ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ए पी सी के अंदर 10 अल्फा अगर मैं देखूं, सी इसको हम अल्फा नाम दे देंगे, क्योंकि ये बीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम अल्फा बोल देंगे। तो 10 ऑफ अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट, जो कि x अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि 10 अल्फा इज व्हाट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो x अपॉन 2nx, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2n। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए पी बी, अगर मैं कंसिडर करूँ ट्राइंगल ए पी बी, यानी ये पूरा ट्राइंगल कंसिडर करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, अब इसका मैं 10 ढूंढता हूँ, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 10 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा, वो मुझे क्या मिलेगा, सेम ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 2x अपॉन n 2x, तो 2x कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 1 अपॉन n। नाउ सी हमें क्या ढूंढना है, 10 ऑफ बीटा ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें, 10 ऑफ बीटा, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लेट मी जस्ट शो यू,
हमें क्या ढूंढना है, देन 10 बीटा इज इक्वल्स टू, यानी हमें 10 बीटा फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 अल्फा की वैल्यू आ गई है, 10 अल्फा की वैल्यू आ गई है और 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। तो हम इसको ऐसे लिखे, अगर 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, तो ये अल्फा 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 माइनस अल्फा कट हो जाएगा, हमारे पास 10 बीटा बच जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी का फॉर्मूला है, विच इज व्हाट, 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, बट हमारा a जो है इस केस में दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और हमारा जो बीटा है, हमारा जो हमारा जो b है दैट इज अल्फा। ठीक है, तो 10a बेसिकली मेरा क्या होगा, 10 अल्फा प्लस बीटा होगा, देखिए, माइनस 10b मेरा क्या होगा, 10 अल्फा होगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, क्योंकि 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1/n, माइनस 10 अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है 1/2n, यहाँ पे 1 प्लस सेम 1/n आएगा और यहाँ पे 1/2n आएगा। ठीक है, ऑन फर्दर सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर n/2n² + 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विच इज n/2n² + 1। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, अब ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या आप एक चीज ध्यान में रखो कि हम हर एक ये नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमें सबसे इजी लगता है वो हम पिकअप करेंगे एंड वी विल सॉल्व दैट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व कर दें, क्योंकि बेसिकली उसमें सेंट्रोइड निकालना है जिसमें से 2 पॉइंट दिए हुए। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, सेंट्रोइड का, सी देयर इज अ फॉर्मूला, सेंट्रोइड दे दी आपको 5/3 और 1/3। वी ऑल नो दैट जो पॉइंट, जो वर्टेक्स के हमें पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं उसको हम ले लेते हैं, लेट्स से सी, और वो है x, y। ठीक है, सो अब नाउ द फॉर्मूला से सेंट्रोइड का फॉर्मूला इज व्हाट, x1 + x2 + x3 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो x1 is 3 plus x2 is -2 and x3 is x। ये जो पूरा है that will be equal to the x coordinate of the centroid, तो equals to 5/3 जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो हमें x क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, and we'll get y as 2। so a के लिए द करेक्ट आंसर इज s। देखो यहाँ पे तो a का करेक्ट आंसर p है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी b एंड c। अब देखो, दोनों में जो सेम दिया है, जैसे कि b का p है, यहाँ पे भी b का p है, तो वो मत फाइंड आउट करो, बिकॉज यू विल वेस्ट योर टाइम। c का r है और c का q है, और d का q और d का, तो c और d में से हम एक चीज ढूंढ लेंगे, सो वी विल बी क्लियर के ये होगा हमारा आंसर। ओके, सो आई गेस, हाँ, डी वाला हम सॉल्व कर देंगे बिकॉज दैट विल बी इजी, सेक्शन फॉर्मूला जस्ट पुट करना है एंड विल गेट आवर आंसर। तो m/n हमें दिया हुआ है रेशियो विच इज इक्वल्स टू 2:3, राइट, m/n द रेशियो इज गिवन। ठीक है, नाउ हाँ, तो देखिए, द x coordinate will be what, mx2 + nx1 m + n, y for y coordinate it will be my2 + ny1 m + n। ठीक है, on solving this, m we know 2 and n we know 3, यहाँ पे this is x1, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2। simply put the values in this formula और आपका आंसर मिल जाएगा। so that is r, the option number r, यानी r, d का आंसर है r, एंड ये कहाँ पे है, c में है। c अगर आप देखें तो यहाँ पे d का r है, यहाँ पे d का q है, बट d का r आंसर आया है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। सी आपको और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आप सॉल्व कर दो, योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक
you can ask your doubts in the comment. Okay.